आज का लेक्चर है सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हम डिस्कस कर चुके हैं। आज का लेक्चर है सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। ये दूसरी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को जानने के लिए ये सारी आउटलाइन से मैं आपको दिखाता हूँ कि इस लेक्चर में हम क्या क्या पढ़ेंगे। देखो, आउटलाइंस, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, इंट्रोडक्शन, डेट देखेंगे, लोकेशन देखेंगे कहाँ पर हुई थी, और पार्टिसिपेंट्स में कौन कौन सी पार्टी ने इसने पार्टिसिपेट किया था, प्लान क्या था, स्ट्रेटेजी क्या थी, इवेंट कौन से हुए थे इसके बीच में, और इसका आउटकम मतलब कि इसका नतीजा क्या मिला, क्या निकला, और इम्पोर्टेंस इसकी क्या थी, चैलेंजेस क्या आए इसमें, और मेजर प्रपोजल जो इसमें दिए गए अंग्रेज़ों के ज़रिए मुसलमानों और हिंदुओं को, इंडिया वालों को, और इसका इम्पेक्ट मतलब कि मुल्क पर क्या रहा, क्विकली डिस्कस करते हैं, देखते जाएं। तो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कब हुई थी? सितंबर 7, 1931, दिसंबर 1, 1931। ठीक है, कहाँ पर हुई थी? लंदन। आउटलाइन में जो जो लिखा हुआ था यहाँ पर वही है। पार्टिसिपेंट का मतलब है कि इस सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कौन कौन सी पार्टी और कौन कौन से लीडर्स शामिल थे। इसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस ये एक पार्टी है, इसका लीडर महात्मा गांधी था, जवाहरलाल नेहरू था, और दूसरी पार्टी थी मुस्लिम लीग, मोहम्मद अली जिन्ना थे, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, और सर आगा खान थे। तीसरी थी हिंदू महासभा, BS मोंजे इसके लीडर थे। सिख लीग थी, सरदार सिंह इसके लीडर थे, सिख लीग थी। पांचवें नंबर पर ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उनकी तरफ से प्राइम मिनिस्टर था राम जे मैकडोनल्ड, लॉर्ड आर्विन भी थे। ठीक है, ये दो ब्रिटिश की तरफ से थे। तो आगे बात करते हैं एजेंडा। एजेंडा का मतलब है, आउटलाइन में मैंने प्लान और स्ट्रेटेजी लिखा है। ठीक है, तो इसको हम देखते हैं। इस कॉन्फ्रेंस में बैठकर इन सब लीडर्स ने क्या बात की थी, वो ये बातें लिखी हुई हैं। ठीक है, उन्होंने पहली बात ये की कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए, जो कि हम पिछले लेक्चर्स में साइमन कमीशन, नेहरू रिपोर्ट में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, वो कॉन्स्टिट्यूशन बनाते आ रहे हैं, मुल्क के लिए एक लॉ बना रहे हैं। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स को लाएं, मतलब कि एक कानून बना हुआ है, एक कॉन्स्टिट्यूशन बना हुआ है, उनमें रिफॉर्म्स करें, उनमें चेंजिंग करें। ये मिलजुल के ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में बातें हो रही थी कि इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन के लिए रिफॉर्म्स लाए जाए। ठीक है, दूसरे नंबर पर फेडरल स्ट्रक्चर कहा गया कि इस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में हिंदुस्तान के अंदर, इंडिया के अंदर फेडरल स्ट्रक्चर का कानून बनाया जाए, फेडरल सिस्टम को इम्पोज किया जाए, फेडरल सिस्टम बनाया जाए। और दूसरा कहा, सेंटर और प्रोविंस के रिलेशंस को, उनके बारे में बात की गई। ये भी हम पहले डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, नेहरू रिपोर्ट में भी, जिनास के 40 पॉइंट्स में भी। आप वो लेक्चर देखें, इस वीडियो के प्लेलिस्ट में पढ़ाए। तो तीसरे नंबर पर इस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में बात की गई, वो की गई कि सेपरेट इलेक्टोरेट्स एंड रिजर्वेशन फॉर माइनॉरिटीज। मतलब के अलग इंतखाबात, अलग इलेक्शंस की जाए माइनॉरिटीज के लिए। हर किसी को अपनी अलग अलग इलेक्शन के बारे में इस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में बात की गई कि अलग अलग इलेक्शन की जाए। और रिजर्वेशन सीट्स फॉर माइनॉरिटीज, जो मतलब कि वहाँ पर बहुत नेशंस, बहुत लोग रह रहे थे, बहुत पार्टियां थी, हर कोई कह रहा था रिजर्वेशन फॉर माइनॉरिटीज, मतलब कि जो कम लोग थे, जो कौमें, जो कि वहाँ पर लोग रहते थे, हिंदू मुस्लिम, उनके लिए अलग अलग हुकूमत में, असेंबली में
एजुकेशन में हर इदारे में उनकी अलग अलग रिजर्वेशन का मतलब है फ्यूचर के लिए उनके लिए रखना क्या सीटें सीटें रखना माइनॉरिटीज़ के लिए सीटें रखना कि यहाँ पर वो माइनॉरिटीज़ के भी कोई रैंक हो उनके भी ओहदे हो वो अपने मुल्क को हर कोई अपनी सूबे को खुद रन करेगा हर किसी के लिए मतलब कि सीटें रखी जाए ये बात की गई। चौथी बात कही गई माइनॉरिटीज रिप्रेजेंटेशन मतलब कि जो माइनॉरिटी हैं जो अकलियतें हैं जो छोटे तबके के लोग हैं जो कि तादाद में कम लोग हैं उनका उनका एक नुमाइंदा होना चाहिए हर गवर्नमेंट के इदारे में। ठीक है ऐसी बात है। ठीक है तो की इवेंट इसको इवेंट को मैंने इवेंट लिखा है कि इवेंट नहीं लिखा है। ठीक है आउटलाइन में। और तो इवेंट कौन से हुए थे इस कॉन्फ्रेंस के बीच में चलते हुए गांधी ने अटेंड किया था। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस गांधी ने अटेंड नहीं किया था। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कैसे भी कन्विंस करके गांधी को इनवाइट किया गया और उसको कांग्रेस की तरफ से भेजा गया। ठीक है तो गांधी ने ये भी एक इम्पोर्टेंट चीज़ थी कि गांधी ने सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड की थी। क्यों इम्पोर्टेंट थी इसलिए इम्पोर्टेंट थी क्योंकि सारी आबादी जो थी ना इंडिया की वो गांधी के पीछे खड़ी थी। गांधी ने फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड नहीं की थी उसने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट कर दिया था और सारी मतलब कि कौम सारे लोग गांधी के पीछे थे। तो उसके बिना कोई भी कानून नहीं बन सकता क्योंकि उनकी बहुत बड़ी एक अक्सरियत थी। तो आगे चलते हैं। दूसरी मुसलमानों ने इस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में बात की थी जो सेपरेट इलेक्टोरेट के बारे में मुसलमानों ने डिमांड की कि हमारे लिए इलेक्शन अलग की जाए हमारे लिए इलेक्टोरेट्स मतलब कि हमारे लिए नुमाइंदे हमारे अपने अलग से चूज़ किए जाएं। ठीक है मुस्लिम लीग की ये डिमांड थी सेपरेट इलेक्टोरेट की। ठीक है तीसरे नंबर पर जो इवेंट यहाँ पर आता है जो बनता है जिस इस कॉन्फ्रेंस में इवेंट हो गए बीच में वो ये इवेंट हो गए जिसकी वजह से ये भी कॉन्फ्रेंस फेल हो गई थी मतलब कोई इसका आउटकम नहीं निकला था इसके लिए ये बातें हो रही हैं इवेंट हो गए थे। ठीक है कम्युनल अवार्ड अनाउंस किया इसके बीच में अगस्त 1932 में इस के चलते हुए कम्युनल अवार्ड बीच में एक एग्रीमेंट हो गया। गांधी आर्मन पैक्ट भी हो गया 1931 में। ये वाकयात फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बीच में ये इवेंट हो गए थे। ठीक है तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हिचकिचाते इधर उधर होके मतलब कि उसका कोई रिजल्ट नहीं निकला। ठीक है तो आगे चलते हैं देखें आउटकम्स मतलब कि इस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी फर्स्ट हो गई वो फेल हो गई सेकंड हुई इसका आउटकम क्या निकला ये फेल हो गई। क्यों फेल हुई फेल इसके लिए हो गई गवर्नमेंट ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या कहा कि फेडरल स्ट्रक्चर बनाई जाएगी सेंट्रल प्रोविंस रिलेशंस को प्रपोजल किया गया। ठीक है ये बात यहाँ पर मानी गई कि इंडिया फेडरल सिस्टम होगा जैसे कि आज पाकिस्तान और इंडिया फेडरल सिस्टम उन पर रन कर रहा है मुल्क को। तो सेंट्रल और सूबों के रिलेशंस होंगे आपस में जो मतलब कि फेडरल सिस्टम से लॉ बनेगा सूबों के लिए भी सेंट्रल के लिए सबके लिए मतलब जो कानून बनेगा ना एक ही होगा। ठीक है तो ये बात की गई ये कानून पास हो गया इसमें फेडरल सिस्टम जो है ना आउटकम ये निकला नतीजा ये मिला कि फेडरल सिस्टम इसमें राउंड टेबल सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में फेडरल सिस्टम हमको मिल गया। ठीक है और दूसरा नतीजा आउटकम इसका ये निकला सेपरेट इलेक्टोरेट्स और रिजर्वेशन फॉर माइनॉरिटीज़ ये दोनों भी हकूक मिले गए। मुसलमानों ने सेपरेट इलेक्शन की बात की गई थी सेपरेट इलेक्टोरेट्स की बात की थी और रिजर्वेशन फॉर माइनॉरिटीज़ को भी ओहदे दिए जाएं सीटें दिए जाएं। ये दोनों बातें भी इसका आउटकम ये निकला रिजल्ट मिला कि ये दोनों काम यहाँ पर हो गए। और तीसरा आउटकम ये निकला कि गांधी आर्वन पैक्ट भी हो गया। चौथा कम्युनल अवार्ड भी हो गया। इन
गांधी आर्यन पैक्ट में क्या था, ये हम डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बाद हम गांधी आर्यन पैक्ट के बारे में बात करेंगे, जो कि सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बीच में हो गई थी। और कम्युनल अवार्ड क्या था, ये भी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बीच में इवेंट हो गए थे, ठीक है। इसको हम डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। और इसकी इम्पोर्टेंस मतलब कि क्या निकली, इसकी अहमियत क्या है, तो अहमियत इसकी क्या निकली, इसकी इम्पोर्टेंस क्या थी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की। इसने सिग्निफिकेंट शिफ्ट इन द ब्रिटिश पॉलिसी टुवर्ड इंडिया, मतलब इसने ऐसा निशान बना दिया हिस्ट्री के अंदर, ब्रिटिश पॉलिसी ऐसी बन गई इंडिया के लिए, जो कि फ्यूचर के लिए बैठकर बातचीत कर सकते हैं सब लोग। इस कॉन्फ्रेंस के थ्रू ये जाहिर हो गया, इंडिया वाले ब्रिटिशर्स के साथ बैठकर बातचीत कर सकते हैं कानून बनाने के लिए, फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए। ये इसकी अहमियत है, ये इसकी इम्पोर्टेंस थी, ठीक है, ये हमें मिली। दूसरी, इससे डिमोन्स्ट्रेटेड इंटरनेशनल प्रेशर्स फॉर इंडियन रिफॉर्म्स, मतलब के दूसरे मुल्कों से भी ये मुजाहरे हुए, ये एहतजाज हुए, इंटरनेशनली प्रेशर बिल्ड किया गया कि इंटरनेशनल मतलब कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने भी ये प्रेशर डाला ब्रिटिश हुकूमत को कि इंडिया के लिए रिफॉर्म्स करो, इंडिया को आज़ाद करो, इंडिया को मुल्क बनाओ। ये इसकी इम्पोर्टेंस थी। हाईलाइटेड डिविजन्स अमंग द इंडियन लीडर्स, हाँ, यहाँ पर बात हो रही है तीसरे नंबर पर, इसकी इम्पोर्टेंस ये निकली कि पता चला कि जो भी लोग इंडिया के अंदर रह रहे हैं, हिंदू, मुस्लिम, लो क्लास के, ऑप्रेस्ड क्लास के, सिख कम्युनिटी के लोग, जो भी लोग रह रहे थे, उनमें अपना अपना मतलब कि एक सेंस पैदा हुआ कि हम लोग सब एक दूसरे से अलग हैं। सब लोगों में, लीडर्स में डिवीजन हो गई, डिवीजन हो गई, हर कोई अपनी अपनी डिमांड्स करने लगा। ये इसकी इम्पोर्टेंस थी कि हिंदू मुस्लिम भी अलग होने लगे। तो दूसरा और चौथी इसकी इम्पोर्टेंट क्या थी, इसकी अहमियत क्या थी। चौथी इसकी अहमियत ये निकली कि फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन के लिए डिस्कशन कर सकते हैं, उसका एक रास्ता बन गया कि अगर हम अपने मुल्क के लिए कोई कानून बनाएंगे तो वो हम अंग्रेज़ों के साथ बैठकर कानून बना सकते हैं। ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बाद ही शुरू हुआ था फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्कशन, मतलब एक रास्ता बन गया फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन के डिस्कशन करने का। समझ गए आप लोग, ठीक है। इसमें इसके बीच में चैलेंजेस आ गई थी, कुछ ऐसे मतलब के मसाइल आ गए थे। चैलेंजेस ये आ गए इसके बीच में, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बीच में ललकार आ गई एक किस्म की, इंडियन लीडर्स डिसएग्रीमेंट्स, मतलब कि जो इंडिया के लीडर्स थे ना, हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो चाहे कोई भी इंडियंस के लीडर हो, सिख्स के लीडर हो, सिख और ईसाई, सिख, पंजाबी, ओप्रेस क्लास, लेबर, फेडरेशन पार्टीज, ये बहुत पार्टीज थी वहाँ पर उस दौर में। हम पार्टीज को पहले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कि कितनी पार्टी थी इस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के अंदर, ठीक है, वो सारी मैंने डिस्कस की है पहले लेक्चर में। आप वो देखें, समझ में आ जाएगा कि कौन कौन सी पार्टीज इसके अंदर आई थी। फुल लेक्चर देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा। इंट्रोडक्शन में कुछ ऊंच नीच हो जाती है, इसके लिए वीडियो फुल नहीं देखते। इंडियन लीडर्स डिसएग्रीमेंट, मतलब कि इंडिया के जो भी लीडर थे, चाहे वो मुसलमानों के हो चाहे हिंदुओं के हो, कुछ बातें हो उन्होंने मुसलमानों ने मानी, कुछ हिंदुओं ने मानी, कुछ मुसलमानों ने नहीं मानी, कुछ हिंदुओं ने नहीं मानी, कुछ किसी ने नहीं मानी। तो ये यहाँ पर झगड़ा चला, फंस गए।
ये चैलेंज आ गई, जिसकी वजह से ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस खतरे में पड़ गई। दूसरी, ब्रिटिश गवर्नमेंट हिचकिचा रही थी कि पावर को कैसे डिवाइड किया जाए इन लोगों में, हिचकिचाती रही। ये हिचकिचाहट ने इस भी एक चैलेंज पैदा की। इस हिचकिचाहट गवर्नमेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट भी हिचकिचाने लगी कि कैसे पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, इनमें कैसे तकसीम किया जाए पावर को, मुल्क कैसे रन करेगा, कौन आगे कौन पीछे, हर कोई अपनी डिमांड कर रहा है। मतलब कि इनके बीच में रिलक्टेंस हो गई, एक किस्म की हिचकिचाहट पैदा हो गई। गवर्नमेंट हिचकिचाने लगी, अब हम क्या करें, कैसे करें। ठीक है, तो तीसरे नंबर पर कम्युनल टेंशन्स एंड डिसएग्रीमेंट। वो ये मैं बात कर चुका हूँ कि कम्युनल मतलब कि हर किसी की अपनी अपनी पार्टी थी। सिखों की अपनी पार्टी थी, हिंदुओं की मुस्लिम लीग कांग्रेस थी, और मुस्लिम लीग मुसलमानों की थी। हर किसी की अपनी अपनी टेंशन, हर कोई अपनी अपनी टेंशन में आ गया, कम्युनल टेंशन पैदा हो गई, फिरका बनानी शुरू हो गई, और डिसएग्रीमेंट, हर कोई राजी ना हुआ, जिसकी वजह से ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में टेंशन पैदा हो गई। और ये चैलेंजेस थी 3 चैलेंजेस, जिसकी वजह से राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हिलने लगी। खतरा आ गया कि ब्रिटिश गवर्नमेंट परेशान हो गई, अब हम इनको कैसे सेटिंग में आने। तो मेजर प्रपोजल्स कौन से थे इसमें जो कि माने गए और दिए गए? ये आपको बात समझनी है कि प्रपोजल्स मतलब कि जो हम कानून रिफॉर्म्स लाते हैं ना, वो मेजर प्रपोजल्स, वो मेजर रिफॉर्म्स इंडिया के जो हिंदू मुस्लिम डिमांड्स कर रहे थे, उनकी डिमांड्स यहाँ पर कौन कौन सी पूरी की गई और क्या क्या इंडिया में कानून बना, वो ये मेजर प्रपोजल थे। ठीक है, अब डिस्कस करते हैं कि वो कौन से थे। फेडरल स्ट्रक्चर की हुकूमत इंडिया को दे दी गई, सेंट्रल और प्रोविंस के रिलेशंस को बरकरार रखा गया और उनके बीच में एक किस्म का ताल्लुक रखा गया कि ऊपर से रन करेगा सेंटर से सूबा। ठीक है, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, किसी हद तक सूबों को खुद मुख्तियारी भी दी गई और कुछ हद तक सेंट्रल उनको रन करेगा, कुछ उनको खुद मुख्तियारी दी गई। ठीक है, दूसरे नंबर पर सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड जो थी मुसलमानों की, सिख्स की और अदर माइनॉरिटीज़ की मतलब मैंने आपको बता चुका हूँ कि बहुत लोग की मतलब कि पार्टी थी, बहुत लोग थे इंडिया के अंदर, बहुत ही ऐसे ग्रुप्स थे जैसे कि मुस्लिम, सिख, ओप्रेस्ड लोग। ओप्रेस्ड मतलब कि दबे लोग, जिनको पहले कोई भी हक नहीं मिलता था, अब उनको भी हक मिलने लगा। अदर माइनॉरिटीज़, माइनॉरिटीज़ मतलब कि जो कम तादाद में लोग थे, उनको भी यहाँ पर हक मिलने लगे सेपरेट इलेक्टोरेट के ज़रिए। तो पहला ये कि फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन बन गया इंडिया के लिए यहाँ पर। दूसरा, सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड मानी गई। तीसरा, रिजर्वेशन सीट्स फॉर माइनॉरिटीज़, जो इन गवर्नमेंट सर्विसेज एंड एजुकेशन, जो गवर्नमेंट की सर्विसेज थी जैसे कि एजुकेशन, हर किसी के लिए सीटें, रिजर्वेशन उनके लिए रखी गई। हर माइनॉरिटीज़ के लिए, हर छोटे बड़े लोगों के लिए, हर किसी के लिए सीटें हुकूमत में रखी गई, आके बैठें और अपने मुल्क को चलाएं। ऐसा रिजर्वेशन का कुछ कानून है। तो कम्युनल अवार्ड, ये एक अवार्ड है, ये हम डिस्कस करेंगे कि ये 1931 में ये कम्युनल अवार्ड हुआ था, इसमें क्या क्या था, हम इसको डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बाद सेपरेट इलेक्टोरेट और रिजर्वेशन फॉर माइनॉरिटीज़, ये बातें हम कर चुके हैं। कम्युनल अवार्ड में सेपरेट इलेक्टोरेट और रिजर्वेशन सीट्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे, और ये मेजर प्रपोजल थे जो कि यहाँ पर इस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में मानी गई थी बातें। इसका इम्पैक्ट क्या हुआ इंडिया के अंदर? इसका इम्पैक्ट ये निकला कि गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1930 आगे आएगी, ये पूरा लेक्चर हम पढ़ेंगे।
तो इसका एक रास्ता बन गया कि अब हम अपने लिए कानून बना सकते हैं, हम बैठकर बात कर सकते हैं। ये असरात निकले, ये इम्पेक्ट आया इंडिया पे, और प्रोविंशियल ऑटोनॉमी और फेडरल स्ट्रक्चर भी हमें मिल गई, ये इम्पेक्ट रहा इंडिया पे। तो तीसरे नंबर पर इंक्रीज इंटरनेशनल प्रेशर फॉर इंडियंस, और यूनाइटेड नेशंस अमेरिका की तरफ से दूसरे मुल्क से प्रेशर बढ़ गया कि इंडिया को आज़ाद करो, उनके लिए जल्दी जल्दी रिफॉर्म्स करो। ये इम्पेक्ट रहा इंडिया में। इम्पेक्ट का मतलब है असरात क्या रहे इस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के। ठीक है, इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट गेंड मोमेंटम। इसका मतलब है इंडिया की आज़ादी का मूवमेंट बन गया, ये एक लम्हा बन गया। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस एक लम्हा बन गया इंडिया के, यादगार लम्हा बन गया इंडिया की आज़ादी का। क्या? राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। ये इम्पेक्ट, 4 इम्पेक्ट रहे। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे देखो, द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस was a crucial milestone in the India's struggle for independence, marking a significant shift in British policy and highlighting divisions among the leaders, Indian leaders. यहाँ पर सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बहुत ही अहम क्रूशियल माइलस्टोन का मतलब है बहुत ही अहम रास्ता बन गया, बहुत ही अहम लम्हा बन गया, बहुत ही अहम एक किस्म की मोमेंटम बन गई। मतलब सीधा सा क्रूशियल माइलस्टोन इन द इंडियन स्ट्रगल, एक बहुत ही अहम कदम बन गया, एक अहम लम्हा बन गया इंडिया के स्ट्रगल आज़ादी हासिल करने के लिए। ठीक है, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में एक अहम कदम बनाया आज़ादी की स्ट्रगल करने के लिए, समझ गए। और मार्किंग अ सिग्निफिकेंट मतलब के एक अहम निशान बना दिया ब्रिटिश पॉलिसी में, हाईलाइट किया डिवीजन अमंग द इंडियन लीडर्स। और इसका ये भी निकला नतीजा कि इंडिया में जितने भी लीडर्स थे ना, वो डिवाइड हो गए, सब लोग अलग अलग हो गए, हर किसी की हम अलग अलग डिमांड। अब यहाँ पर मैं आपको बात बताता हूँ कि रेफरेंसेस का मतलब है कि ये बुक्स हैं, इन बुक्स में और जो भी ये नाम लिखे हुए हैं कि इनके बारे में आप इंडिया की हिस्ट्री पढ़ सकते हैं। द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, ये लिखा हुए नाम लिखे हुए हैं, ठीक है, बुक्स के। कैम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ये भी एक बुक है, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस। तो आपको जो चीज़ समझ में नहीं आई तो आप मुझे कमेंट करें, कमेंट में क्वेश्चन पेपर भेजें सीएसएस के, उसको मैं सॉल्व करूँगा। ठीक है, आपके सामने बोर्ड पर लाइव सॉल्व करूँगा, देखते जाएं। कीप वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड। CSSPMS मटेरियल अवेलेबल है यूट्यूब चैनल, माय नेम इज सलीम। कीप वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड। कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अब देखें, जो भी चीज़ आपको समझ में आई मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट में, और क्वेश्चन पेपर के भेजो मुझे, मैं आपको एक आंसर लिख के दूंगा CSS का पूरा कंप्लीट, कोई भी सब्जेक्ट हो सेंड कर लो। थैंक यू, कीप वॉचिंग।